Hello students, I am Dr. Anil Bhatnagar, working in the Department of Agronomy, College of Agriculture at G.V. Pant University of Agriculture and Technology. And in the series of nutrient function, now next nutrient is cobalt, and cobalt is beneficial element. It is not essential element. So there are a number of functions in plants. Now discuss what are those functions, why it is considered as beneficial. So first of all, cobalt is metal element and it is absorbed by the plant in the form of divalent cation. So absorption form is CO++. So it is metal and absorption form is divalent. And in the plant, it make organic complexes. Some amount make organic complexes, and these organic complexes are moderately mobile. But inorganic cobalt, which remain in the form of CO++, is poor mobile. So that's why if we see the total mobility in the plant, it is poorly mobile. That's why it is poorly mobile, because inorganic form is poor mobile and organic complexes have moderate mobility. So that's why it is considered as poor mobile nutrient in the plant. Then its beneficial effects, if we talk about the beneficial effect, it is essential for blue-green algae. Now we will discuss why it is important or essential for blue-green algae and essential for animal. So cobalt supply is must for blue-green algae and animals. We will discuss one by one. And if we talk about the function, very important function is synthesis of lag hemoglobin. अब आप जानते हैं कि लैग हेमोग्लोबिन की क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट के अंदर. लैग हेमोग्लोबिन से पहले हमें जानना पड़ेगा कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है. कोबाल्ट इज इन द फॉर्म ऑफ कोबालामिन एंड इट इज अटैच्ड विद द नाइट्रोजन एटम एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कोरिन. CO_R कोरिन. एंड इन दिस स्ट्रक्चर जो कोबाल्ट का जो रोल है कोबालामिन में, वही है जो हीमोग्लोबिन में आयरन का रोल होता है. तो आप समझ सकते हैं कि कोबाल्ट का रोल लैग हेमोग्लोबिन में वही है जो आयरन का रोल, Fe का रोल हीमोग्लोबिन में है. एंड दिस कोबालामिन इज एक्चुअली विटामिन B12 एंड इट्स डेरिवेटिव. तो हम कोबालामिन को क्या कहेंगे, ये विटामिन B12 में इसको कह सकते हैं. अब विटामिन के बहुत एसेंशियल रोल है ह्यूमन बॉडी में, एनिमल बॉडी में, और जो कोबालामिन का एज सच रोल प्लांट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन फिर भी इसको हम इसेंशियल इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि जो कोबाल्ट की इसेंशियलिटी अभी हर प्लांट में प्रूव्ड नहीं हुई है. ये मेनली लेग्यूम प्लांट्स में इसकी इसेंशियलिटी प्रूव्ड हुई है. अभी क्यों हुई है इसको भी अभी डिस्कस करेंगे हम. तो इसको जान लीजिए, कोबाल्ट क्या है, कोबालामिन है. और ये क्या है, कोबालामिन क्या है, B12 है. सो दैट्स व्हाई इन कोबालामिन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ लैग हेमोग्लोबिन. अगर कोबाल्ट की डेफिशिएंसी होगी तो लैग हेमोग्लोबिन क्या होगा, बहुत कम होगा. एंड दिस लैग हेमोग्लोबिन इज मस्ट फॉर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. सो अनदर वर्क इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंड दिस बायोलॉजिकल फिक्सेशन इज कैरिड बाय राइजोबियम, ब्रेडीराइजोबियम, राइजोबिया, फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्वॉल्व है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में, चाहे वो राइजोबियम हो, चाहे वो नोड्यूल हो, चाहे किसी भी तरह का बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, उसके लिए कोबाल्ट क्या है, जरूरी है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल का है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो जो लेग्यूम्स, जिन लेग्यूम्स में जो नाइट्रोजन की डिपेंडेंस पूरा नोड्यूल पे है, बैक्टीरिया पे है, या हम कहें राइजोबियम पे है, तो वहाँ क्या है कि अगर कोबाल्ट की डेफिशिएंसी होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन कम होगा. और जब नाइट्रोजन फिक्सेशन कम होगा तो नाइट्रोजन की सप्लाई जो प्लांट को क्या होगी, कम होगी. और ऐसे केस में जब प्लांट डिपेंड है टोटल किस पे, बैक्टीरिया पे, नाइट्रोजन सप्लाई पे, तो ऐसे केस में क्या होगा कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी आएगी. तो कोबाल्ट की डेफिशिएंसी से नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी आई. तो ये एक बड़ा कॉमन टिपिकल फीचर है कि कोबाल्ट की डेफिशिएंसी रिजेंबल करती है किससे, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी से, पर्टिकुलरली इन लेग्यूम्स व्हिच डिपेंड्स ऑन नाइट्रोजन सप्लाई ऑन बैक्टीरिया और राइजोबियम. तो ऐसे लेग्यूम्स में फिर डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है कि ये कोबाल्ट की वजह से है या नाइट्रोजन डिफिशिएंसी. तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, रूट नोड्यूल एक्टिविटी में देखनी पड़ेगी. अगर वो कम हो रही है तो इसका मतलब किससे हो रही है, कोबाल्ट से हो रही है. सो दिस इज द रीजन दैट कोबाल्ट डेफिशिएंसी सिम्टम्स रिजेंबल विद नाइट्रोजन डेफिशिएंसी सिम्टम्स इन केस ऑफ लेग्यूम्स.
then there are many enzymes which depends on cobalt or cobalamin, and important two enzymes are methionine synthase. Methionine synthase is involved in synthesis of methionine. तो किस में इन्वॉल्व है? मिथियोनिन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व है ये कोबालामिन। अब मिथियोनिन क्या है? अमीनो एसिड है, एंड दिस अमीनो एसिड इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन। तो अगर कोबाल्ट की डेफिशिएंसी होगी तो डेफिनेटली इस एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी, और इसकी एक्टिविटी कम होने से क्या होगा? मिथियोनिन का सिंथेसिस कम होगा, तो प्रोटीन की क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी होगी। अब जब इस प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, और कई इस तरह की साइकिल्स होती हैं फिर प्लांट के अंदर कि जो बैक्टीरिया है उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसका जो साइज है बैक्टीरिया का कम हो जाएगा, न्यूडल एक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दैट्स व्हाई कोबाल्ट सप्लाई इज बेनिफिशियल फॉर रूट नोड्यूल बैक्टीरिया एक्टिविटी, देयर साइज। अनदर एंजाइम इज मेथाइलमेनोनाइल कोएंजाइम ए म्यूटेज। ये जो एंजाइम की एक्टिविटी इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन कोबालामिन। तो अगर कोबाल्ट की सप्लाई अच्छी है तो इस एंजाइम की एक्टिविटी अच्छी होगी, एंड दिस एंजाइम इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लैग हीमोग्लोबिन। अब आपने देख लिया होगा कि कैसे कोबाल्ट इन्वॉल्व है लैग हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस में। जो मैंने सबसे पहला फंक्शन आपको बताया था, सिंथेसिस ऑफ लैग हीमोग्लोबिन बिकॉज ऑफ दिस एंजाइम। तो ये एंजाइम किसमें इन्वॉल्व है? लैग हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में। तो इसका मतलब कि कोबाल्ट कितना इंपॉर्टेंट है लैग हीमोग्लोबिन में, एंड इन टर्न बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो यहाँ देखिए कोरिलेटेड फंक्शन हमको नजर आता है कोबाल्ट का थ्रू लैग हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। और भी कई एंजाइम्स हैं, लेकिन जो प्लांट के अंदर जो दो हमारे इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये दो हैं। नेक्स्ट इज कोबाल्ट इज इन्वॉल्व इन द रूट नोड्यूल एक्टिविटी, नंबर ऑफ बैक्टीरियाई, साइज ऑफ बैक्टीरियाई, जो बैक्टीरिया जो इसमें इन्फेक्शन किया है, जो राइजोबियम है चाहे ब्रेडी राइजोबियम है, जो उसने नोड्यूल्स बनाए हैं, जो उनका साइज कितना बड़ा है, उनके नंबर कितने हैं, ये सारे किससे डिसाइड होते हैं? कोबाल्ट की सप्लाई से। अगर कोबाल्ट की डेफिशिएंसी होगी तो जो उसमें रूट नोड्यूल बन रहे होंगे बहुत छोटे बनेंगे, उनका वॉल्यूम बहुत कम होगा और उनकी एक्टिविटी भी कम होगी। तो ऐसी सिचुएशन में जब कम बन रहे हैं, नंबर भी कम हो गए, उनका साइज भी कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो टोटल बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कोबाल्ट का बैक्टीरिया की एक्टिविटी में, उसके साइज में और उनके नंबर में। देन अनदर रिलेटेड फंक्शन इज नोड्यूल एक्टिविटी। और नोड्यूल एक्टिविटी किसकी है? ये राइजोबियम की एक्टिविटी है या ब्रेडी राइजोबियम की एक्टिविटी है, जो नोड्यूल में रहते हैं। कोबाल्ट केवल राइजोबियम या ब्रेडी राइजोबियम के लिए नहीं है, जितने भी नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया हैं, जितने माइक्रोब्स हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या चाहिए? नाइट्रोजन फिक्सेशन में लैग हीमोग्लोबिन चाहिए, तो उनके फिक्सेशन के लिए कोबाल्ट का होना जरूरी है। तो यहाँ देखिए नोड्यूल एक्टिविटी क्या हो रही है? कोबाल्ट से अफेक्ट हो रही है। तो नोड्यूल एक्टिविटी अगर कम होती है तो नाइट्रोजिनेस एंजाइम की एक्टिविटी भी क्या होगी? कम होगी। और जब नाइट्रोजिनेस एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कम होगा और प्लांट के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन कंटेंट का रिलेशन किससे है? कोबाल्ट की सप्लाई से है। यह हम कह सकते हैं कि कोबाल्ट की सप्लाई पॉजिटिवली कोरिलेटेड है नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ प्लांट थ्रू नाइट्रोजिनेस एक्टिविटी। तो देखिए हम जितने भी अभी रोल हम पढ़ रहे हैं कोबाल्ट के, वो हमें सारे किस नजर आ रहे हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से। तो अब कभी आपके एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि कोबाल्ट का रोल क्या है प्लांट में, तो उसमें क्या आएगा? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेकिन अगर हम क्वेश्चंस की डेप्थ को बढ़ाएं तो पूछ सकते हैं कि किसके थ्रू बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बढ़ता है? तो किसके थ्रू है? वो लैग हीमोग्लोबिन। और उसमें पर्टिकुलर कौन सा एंजाइम है? मेथाइलमेनोनाइल कोएंजाइम ए म्यूटेज। तो जब हमको क्वेश्चन की डेप्थ में जाना होता है तो हमें पूरी थ्योरी इस तरह से पढ़नी चाहिए। अगर बहुत इजी क्वेश्चन होगा तो सीधे उसका आंसर क्या है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेकिन अच्छे क्वेश्चंस के लिए, अच्छी तैयारी के लिए, शॉर्ट नोट के लिए हमें ये पूरी डेप्थ पता होनी चाहिए। अगर हम डेप्थ में पढ़ रहे हैं तो फिर हम किसी भी तरह का कोबाल्ट से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा हम उसको कवर कर लेंगे। नेक्स्ट अदर फंक्शंस आर रिटार्डेशन ऑफ लीव सेनेसेंस। तो जो सेनेसेंस है उसको चेक करता है कोबाल्ट। कैसे करता है? कि यहाँ देखिए ये ब्लॉक करता है इथाइलिन फॉर्मेशन को। यहाँ भी एक इसका एक फंक्शन है कोबाल्ट का, ब्लॉकिंग ऑफ इथाइलिन फॉर्मेशन। तो ये क्या है? स्ट्रेस हार्मोन है जो स्ट्रेस लाता है। तो यहाँ भी एक इंटर रिलेटेड फंक्शंस हैं। हालांकि अभी बहुत रिसर्च चल रही है कि कोबाल्ट के क्या क्या फंक्शंस हैं,
और कई फंक्शंस इंटररिलेटेड हैं। चूंकि ब्लॉकिंग हो रही है इथाइलिन फॉर्मेशन की, तो यहाँ एक इसका रोल भी नजर आता है, रिटार्डेशन ऑफ लीफ सेनेसेंस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोबाल्ट की डेफिशिएंसी हो रही है तो सेनेसेंस अर्ली हो सकता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन ड्रॉट रेजिस्टेंस इन सीड। यहाँ देखिए कोबाल्ट से जो ड्रॉट रेजिस्टेंस बढ़ रहा है सीड के अंदर, तो ये एक इसका मेटाबॉलिक फंक्शन है, इसकी बहुत अलग बायोकेमिस्ट्री है कि कैसे ड्रॉट रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा है। लेकिन ये रिसर्च में प्रूफ हो चुका है कि अगर कोबाल्ट की प्रॉपर सप्लाई है, सीड के अंदर प्रॉपर कोबाल्ट है, तो ड्रॉट में भी सर्वाइव करेगा। नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ एल्कोलाइड एक्युमुलेशन इन मेडिसिनल प्लांट्स। तो जो मेडिसिनल प्लांट्स में देखिए उनका जो जितनी भी अरोमा है, जो भी उसका पार्ट हो, किसके थ्रू होता है, वो एल्कोलाइड्स के थ्रू होता है। चाहे आप मेंथा देख लीजिए, चाहे लेमन ग्रास, सेट्रोनेला, कोई भी आप अगर ग्रास लेते हैं, उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जो इसेंशियल ऑयल है, वो एक्चुअली किसके थ्रू आए हैं, वो एल्कोलाइड्स के थ्रू आए हैं, जो मेटाबोलाइट्स बने हैं। तो उसमें क्या करता है, रेगुलेट करता है एल्कोलाइड्स को। तो ये एल्कोलाइड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं मेडिसिनल प्लांट्स में। नेक्स्ट इज इट इज इन्वॉल्व इन माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया हालांकि ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में या इलेक्ट्रॉन के गेन या लूज करने में, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन ऐसा एविडेंस आए हैं रिसर्च के कि दैट कोबाल्ट इज इन्वॉल्व इन माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन। तो अभी मैंने आपको ये कुछ फंक्शंस बताए, तो इसमें भी थोड़ी सी और चीज मुझे बतानी है कि देखिए जो मैंने बताया कोबाल्ट किसमें इन्वॉल्व है, कोबालामिन में। और ये कोबालामिन क्या है, विटामिन B12। अब अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो ये जो देखिए विटामिन B12 हमारी बॉडी के लिए भी जरूरी है। तो हमको क्या चाहिए, कोबाल्ट नहीं चाहिए, हमको विटामिन B12 चाहिए। क्योंकि अगर हम कोबाल्ट लेंगे तो हमारे अंदर B12 का सिंथेसिस नहीं होगा। हम एक्सटर्नल सप्लाई पे डिपेंड है, हमारा विटामिन B12 का सप्लाई जो है। तो हमको क्या चाहिए, विटामिन B12 चाहिए। अगर ये विटामिन B12 कम होता है हमारी बॉडी में तो बहुत डिसऑर्डर होते हैं। क्योंकि ये जो विटामिन B12 है किसमें इन्वॉल्व है, फॉर्मेशन ऑफ RBC, रेड ब्लड सेल्स में इन्वॉल्व है, और प्रॉपर फंक्शन ऑफ नर्व सेल एंड ब्रेन। तो देखिए RBC, रेड ब्लड सेल्स में, नर्व सेल्स में और ब्रेन में अगर विटामिन B12 की हमारी बॉडी में कमी होती है तो क्या होगा कि ये सारे डिसऑर्डर होंगे, हमारा ब्लड कम होगा, एनीमिया होगा, और परनीसियस एनीमिया होगा, जिसमें दूसरे टिपिकल फीचर होते हैं। ब्रेन का हमारा लॉस होने लगेगा और नर्व सेल्स का लॉस होने लगेगा। तो बहुत टिपिकल, बहुत एडवर्स सिचुएशन हो जाती है जब हमारा ब्रेन एक्टिविटी कम हो जाएगी, हमारी नर्व एक्टिविटी कम हो जाए। तो इसलिए जो है विटामिन B12 की फिर इंजेक्शंस वगैरह दिए जाते हैं। तो जो मैनमेड है, जो सिंथेटिक है, दैट इज साइनोकोबालामिन। तो अब एक दूसरी टर्म में है, देखिए साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। कोबालामिन देखिए नेचुरल है, और साइनोकोबालामिन क्या है, मैनमेड विटामिन B12 है, जिनको परनीसियस एनीमिया होता है उनको ये दिया जाता है। तो देखिए प्लांट में भी कोबाल्ट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो जितने बायोलॉजिकल एटम फिक्सेशन कर रहे हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो लेग्यूम्स में तो बहुत ही ज़्यादा है। देन किसमें है, ह्यूमन बॉडी में क्यों है, विटामिन B12 का है। सिमिलरली इन केस ऑफ रूमिनेंट एनिमल, मैंने बताया था कि जब मैंने स्टार्ट किया था लेक्चर कि मैं आपको बताऊंगा कि एनिमल्स में क्यों है, तो आपको BG में तो समझ में आ गया होगा कि क्यों इसेंशियल है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो जितने भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है उसमें भी ये क्या है, इसेंशियल है। फिर एनिमल्स में क्यों ये इसेंशियल है, देखिए विटामिन है, और विटामिन हमारे नॉर्मल फंक्शन के लिए चाहिए, चाहे ह्यूमन हो चाहे एनिमल हो। तो जो रूमिनेंट होते हैं, रूमिनेंट के अंदर जो ह्यूमन में जो माइक्रोफ्लोरा है वो सिंथेसिस करता है विटामिन B12 का। तो उनको बाहर से विटामिन B12 नहीं चाहिए ह्यूमन को, वो क्या कहें, उनको कोबाल्ट चाहिए। तो जो कोबाल्ट की सप्लाई होगी तो जो माइक्रोफ्लोरा उनके ह्यूमन है वो उसका विटामिन B12 का सिंथेसिस करेंगे। तो दैट्स व्हाई कोबाल्ट इज इसेंशियल फॉर रूमिनेंट, फॉर एनिमल। तो अब आपको समझ में आएगा कि कोबाल्ट एनिमल के लिए इसेंशियल क्यों है। अगर कोबाल्ट नहीं देंगे तो उनकी ह्यूमन में, उनकी बॉडी में विटामिन B12 का सिंथेसिस नहीं होगा, और जब विटामिन B12 नहीं बनेगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। तो इसलिए कोबाल्ट की सप्लाई की जाती है। फॉरेज में कोबाल्ट ऑलरेडी रहता ही है, अगर उनमें बॉडी में कमी आती है तो कोबाल्ट दिया जाता है। तो यहाँ देखिए कोबाल्ट का सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है एनिमल में। तो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो देखिए पास्चर्स में दे रहे हैं, अगर लेग्यूम में दे रहे हैं तो दो तरह से अब कोबाल्ट हेल्प कर रहा है एनिमल को। एक तो नंबर क्या हुआ, नंबर 1 जो लेग्यूम पास्चर है उसकी ग्रोथ को बढ़ाया। नंबर 2 क्या हुआ, उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को भी बढ़ाया, क्योंकि जब कोबाल्ट उसके अंदर होगा तो ह्यूमन में क्या होगा, विटामिन B12 का सिंथेसिस भी होगा। दैट्स वाई कोबाल्ट इज इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली इंपॉर्टेंट, इसेंशियल फॉर एनिमल। तो पास्चर्स में, ग्रासेस में, लेग्यूम्स में कोबाल्ट की सप्लाई करना बहुत जरूरी है। तो लेग्यूम्स का एक तो मैंने अभी बताया आपको 2 फैक्टर्स, फिर से सुन लीजिए आप इसको, 2 फैक्टर्स के
पहला क्या है, लेग्यूम्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। कोबाल्ट की सप्लाई से बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, तो डेफिनेटली लेग्यूम पास्चर्स की ग्रोथ अच्छी होगी। दूसरा, न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट होगा, वो इसलिए होगा जो कोबाल्ट फॉरेस्ट के अंदर होगा, एनिमल की बॉडी में जाएगा, तो वहाँ विटामिन B12 का सिंथेसिस होगा। तो ये मैंने आपको कुछ रोल बताए, आप इसको नोट कर लीजिए। और अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इस लेक्चर को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।